नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड पोर्टल का लोकार्पण किया। यूपी में अब पोर्टल पर उपलब्ध होंगी कोरोना रिपोर्ट। कोविड पोर्टल के लोकार्पण के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, टेक्नोलॉजी के जरिए संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा। इस सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम संस्थाओं का धन्यवाद। 6 महीने में हमने सदी के सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए कई इनोवेशन देखे हैं। तो कोविड पोर्टल के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा होगी। इस सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम संस्थाओं का धन्यवाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 6 महीने में हमने सदी के सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए कई इनोवेशन भी देखे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दौरान प्रदेश के अंदर प्रदेशवासियों के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और इससे संबंधित सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पिछले 6 महीनों के दौरान हम लोगों ने इस सदी की सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए अनेक इनोवेशन किए भी हैं और देखे भी हैं। हर एक का उद्देश्य है जनता को अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाना और जटिलता पूर्ण व्यवस्था को सरलता और सुगमता में कैसे बदल सकते हैं, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करना। तो कृषि बिल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। ये विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। अब किसानों को कानूनी संबंधी तमाम बंधनों से आजादी मिलेगी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त होगी। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। तो वहीं गाजियाबाद में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144। डीएम अजय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर धारा बढ़ाई गई। धारा 144 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। डीएम अजय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर यह धारा बढ़ा दी गई। धारा 144 का अब 30 सितंबर तक यहां उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धारा 144 30 सितंबर तक अब बढ़ा दी गई है। डीएम अजय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी किए और इसी के साथ 30 सितंबर तक यहां गाजियाबाद में अब धारा 144 लागू रहेगी। शिवम गौतम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवम, 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है, क्या कुछ आदेश में कहा गया? देखिए, गाजियाबाद के जिला अधिकारी जयशंकर पांडे ने 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई कि जिस तरीके से लगातार विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, साथ ही त्योहार और कोरोना वायरस के दृष्टिगत ये धारा 144 बढ़ाई गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार गाजियाबाद में धारा 144 लगी हुई थी। उसी के क्रम में आगे 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है और साथ ही गाजियाबाद पुलिस को भी साफ आदेशित किया गया है कि अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं या मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं तो तुरंत कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से अब तक धारा 144 रही है लागू और कोरोना काल में कई लोगों ने उल्लंघन भी किया, अभी क्या इसकी धारा 144 को कुछ ज्यादा सख्ती से लगाया जाएगा या जिस तरीके की पाबंदियां पहले से थी उसी तरीके की पाबंदियां जारी रहेंगी? देखिए, अगर बीते 15 दिनों की बात करें तो जिस तरीके से लगातार धरने प्रदर्शन किए गए, कई जगह धारा 144 का उल्लंघन किया गया। साथ ही जो कोविड-19 की धारा 188 है उसके तहत भी कई जगह कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसी के चलते गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने गाजियाबाद के एसपी कलानिधि नैथानी को भी साफ एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि गाजियाबाद पुलिस को आदेशित करें कि ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं भी लोग धारा 144 या धारा 188 का उल्लंघन करते हैं तुरंत उनका मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शिवम।
तो वहीं आगरा से खबर है कि 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए ताज का दीदार शुरू हो जाएगा। 188 दिन बाद पर्यटकों के लिए ताजमहल खुलने जा रहा है। पर्यटकों को करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल पेमेंट से पार्किंग टिकट या अन्य भुगतान करने होंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्मारक में ग्रुप फोटोग्राफी पर कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कि ताजमहल के अंदर कोई ग्रुप फोटो नहीं हो सकती। ताजमहल के लाइसेंसधारी फोटोग्राफर को भी ग्रुप में बांटा गया है। हर दिन अधिकतम 5000 और न्यूनतम 2500 पर्यटक ही दीदार कर सकेंगे। तो ताज के दीदार अब शुरू हो गए, यानी कि 188 दिनों बाद ताज का दीदार किया जा सकेगा। हर दिन कम से ज्यादा 5000 ही पर्यटकों को अनुमति होगी ताज का दीदार करने का। इसके अलावा ताज का दीदार करते वक्त ग्रुप फोटो नहीं लेने दिया जाएगा किसी को। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई तेज है। माफिया अतीक एक और करीबी के घर को जमींदोज कर दिया गया। सल्लाहपुर इलाके के अंदर 2 मंजिला आलीशान मकान को गिरा दिया गया। अतीक के भाई अशरफ के ससुराल को ढहाने में कई जेसीबी लगी थी। बगैर नक्शा पास किया गया था अवैध तरीके से मकान का निर्माण। ध्वस्तीकरण के दौरान मलबे से एक जेसीबी क्षतिग्रस्त हुई। इसी इलाके से 3 जुलाई को पकड़ा गया था इनामी पूर्व एमएलए खालिद अजीम। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का छोटा भाई है खालिद अजीम उर्फ अशरफ। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अगर सीधे तौर पर देखें, ये बुरे दिन तमाम माफियाओं के आ गए हैं जो हर सरकार में पल्लवित पोषित होते रहे। अब अतीक अहमद के एक और करीबी के घर को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ और ये कार्रवाई करबला इलाका है प्रयागराज का, वहां पर हुई। आज सुबह से ही वहां पर पुलिस की बड़ी टीमें और जेसीबी, बुलडोजर, तमाम प्राधिकरण के अधिकारी सभी मौजूद थे और ये कार्रवाई चल रही थी। ये बताया जा रहा है कि अब तक करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस तरह की प्रॉपर्टीज को या तो सरकार ने उस ताला बंद कर दिया है या फिर जो इनक्रोज्ड इलाका है उसको जेसीबी और बुलडोजर से ढहा गया है। कोशिश सरकार की यही है कि इस तरह की जो भी माफिया हैं उनकी अवैध कारोबार से कमाई गई जो संपत्ति है उसको सरकार अपने तौर पर अधिग्रहित करे, अदालत से उसको अटैच कराए और कहीं ना कहीं जो इनका अवैध कारोबार है इस पर शिकंजा कर सके, इस बात की कोशिश है सरकार की। और इसी कड़ी में प्रयागराज में अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए जो भी उसके सहयोगी हैं उन सभी की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो ये एक योगी सरकार में एक बड़ा कदम है, क्योंकि दूसरी सरकारों में ये पल्लवित पोषित होते थे ये माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो। देखिए बिल्कुल ये सही बात है, सरकार ने बिल पावर दिखाया है और इस तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का एक सिलसिला जो है शुरू किया है। और न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पश्चिमांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, तमाम सारे इलाकों में इस तरह के जो भी माफिया हैं, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इस तरह के जो भी गिरोहबंद हैं अपराधी, उनके जुड़े हुए जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनके साथ उनकी संपत्तियों को भी अटैच किया जा रहा है, उनको ध्वस्त करने की भी कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो अदालती मामले हैं उनमें भी तेजी ला करके उनको सजा दिलाने की सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं हरदोई में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ना खंबे ना तार, बिजली भेज दिया और 65,000 का ये पूरा बिजली का बिल भेज दिया। आपको बता दें कि बाग और खेत के किसान ने ट्यूबवेल के लिए किया था आवेदन। सदमे में बिल देखकर किसान और उसका पूरा परिवार सदमे में है। लोनार के 52 के किसान यामीन ने 2015 में आवेदन किया था। हरदोई में विद्युत विभाग का खेल सामने आया है जिसमें किसान और उसके परिवार सदमे में है। आपको बता दें कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 65,000 रुपए का बिल आया है, जबकि ना उसके ट्यूबवेल पर खंबा है ना तार है। अधिकारियों ने भी किसान की फरियाद जैसे ना सुनने का ठेका ले रखा है। बिजली विभाग का खेल 52 कस्बे के किसान के साथ हुआ है, जहां कस्बा 52 निवासी किसान यामीन को 65,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। अब बिल देखकर किसान और उसका परिवार सदमे में है। कनेक्शन जो है 5 साल पहले जो है बोर हुआ था और कनेक्शन जो है अभी तक ना कोई खंभे हैं ना कोई तार है और यहाँ बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को पानी के लिए। बाग है, खेत है, किधर उधर से जो है दूसरे के जो है बोरिंगों से पानी जो है चला रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो है ये वो चालू कर दिया जाए और इसका जो बिल जो है वो कोई ना यहाँ तार है न खंभे हैं, इसका बिल जो है 65,000 रुपये जो आज है। ये मांग है कि माफ़ कर दिया जाए और हमारा ये टिब्बल चालू।
हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर आवेदक द्वारा ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे यहाँ प्राप्त होती है तो उसकी जो है संबंधित शासी बनता और खंडसारी से जांच करा करके उसे बिल माफी की कार्रवाई। तो ना खंबे ना तार लेकिन बिल 65,000। जी हां, हरदोई में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई किसान यामीन के साथ। संवाददाता अभिनव द्विवेदी हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। अभिनव, ना बिजली है ना तार है, ट्यूबवेल का बिल 65,000 है, ये कैसे चल रही है वहां पर बिजली व्यवस्था? देखिए, अफसरशाही जो है वो वैसे ही सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का पूरा प्रयास करती रहती है, उसी की ये वानगी है। आजकल वैसे भी किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार हालांकि गंभीर नजर आती है और विपक्षी कहीं न कहीं इस पे निशाना बनाते हैं कि सरकार ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी बिल पास कराती है। उसी की ये वानगी है कि किसान ने अपने ट्यूबवेल का आवेदन किया था और उसका अभी तक करीब 3-4 इतने साल होने के बाद भी ना खंबे खींचे ना तार खींचे और उसको बिल जो है वो 65,000 का दे दिया गया। ऐसे में किसान की कमर वैसे ही टूटी हुई है, उसने उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल भी नहीं किया, उस ट्यूबवेल के पानी का उसके खेत में एक बूंद तक नहीं पहुंची और वो 65,000 का बिल कहां से देगा। इस बिल को सही करवाने के लिए किसान का जो परिवार है वो दफ्तर चक्कर काटता नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बिजली विभाग के बाबू एक मेज से दूसरे में जिस किसान को बहला रहे हैं, कहीं टरका रहे हैं, आज सही कर देंगे कल सही कर देंगे, लेकिन वो 65,000 रुपए का बोझ लेकर किसान अपने सर पे जिस तरीके से घूम रहा है वो वाकई में बहुत ही निराशाजनक है। जिस तरीके से जो विभाग है उस किसान के परिवार के साथ में व्यवहार कर रहा है, बड़ी लापरवाही है सामने आई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं गाजियाबाद के रईसपुर के गांव के अंदर किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उनके साथ धोखा किया है, वो धोखे से सस्ती दरों पर उनकी जमीनें ले रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किसानों की जो जमीन अधिग्रहण की थी उस पर मधुबन बापूधाम परियोजना के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया था। आज जैसे ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी जेसीबी मशीनें और बुलडोजर लेकर अधिग्रहण जमीन पर काम करने के लिए गए तो वहां पर किसानों ने रास्ता जाम कर दिया और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा मामला ये है, आज सुबह से ही यहाँ पे पुलिस का आवागमन ज़्यादा हो गया है कि वो हमें सूचना मिली है कि 800 एकड़ पे जिस पे हमारा ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, किसानों को फोर्स ला के डराना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी लाशों पे से गुजर जाएंगे तब भी हम ये काम नहीं शुरू होने देंगे और हम तन मन से अपने यहाँ पे खून एक जब तक शरीर में खून की एक रत्ती भर भी कुछ भी है, जब तक हम इन बिल्डोजर के सामने खड़े रहेंगे, इन्हें काम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे हम। पूरा प्रतापगढ़ के अंदर लालगंज कोतवाली के बाबूतारा गांव के अंदर पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत हो गई। सीमा का अतिक्रमण कर आधी रात को पहुंची सांगीपुर पुलिस ने बुजुर्ग पर कहर ढाया था। हालत बिगड़ने पर बुजुर्ग को दरवाजे पर छोड़कर पुलिस भाग गई। पोस्टमार्टम के बाद प्रभारी एसपी ने जारी बयान में परिजनों की शिकायत पर जांच करने का आश्वासन दिया है। तो प्रतापगढ़ का यह मामला है जहां पर पुलिस ने एक बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह और इस हद तक पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत के बाद अधिकारी अभी जांच के आश्वासन देते नजर आए हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गोंडा से खबर, जहां पर लापता बच्ची का मिला शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा है। 48 घंटे बाद कुएं में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस और कोतवाली। मनकापुर के कुंजलपुर की यह पूरी घटना है। तो गोंडा में लापता शव एक बरामद हुआ है बच्ची का और शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि तो एक बच्ची का शव मिला। फिलहाल बच्ची के परिजनों में कोहराम मचा है। 48 घंटे बाद कुएं में मिला शव।
कादिर अंसारी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कादिर, किसने इस बच्ची की हत्या की, किसने इस बच्ची को अगवा किया था, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी, जिस तरीके से बच्ची जो है गायब हुई थी, लापता होने की जो है सूचना जब दी गई तो वहां से जो है जिन्होंने हत्या का आरोप लगाया था तो जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। उसके 48 दिन बाद लापता बच्ची का शव मिलने जब में परिजनों में कोहराम मच जाता है। 2 दिन से जो है लापता थी और 48 दिन बाद जो है कुएं में बच्ची का शव मिलता है। घर के बाहर से अचानक ये बच्ची गायब हुई। हालांकि इस मामले पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद में छानबीन की जा रही है। पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को किया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं आगरा से खबर, पूर्व प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर हमला बोला। पुरानी रंजिश को लेकर बोला लाठी डंडों से हमला, मारपीट और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया है। थाना निबोहरा क्षेत्र के बाग गांव का पूरा मामला है। तो वहीं पीलीभीत में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। आरोप यह है कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रहने वाले कपिल तिवारी की दबंगों की ओर से पिटाई कर दी गई और दोनों हाथ तोड़ दिए गए, जिसके बाद पीड़ित पत्नी के साथ थाने पहुंचे और शख्स को कई घंटे थाने में बैठाकर पीड़ित का ही चालान शांति भंग करने के आरोप में काट दिया गया। फिलहाल जमानत कराकर पीड़ित ने प्लास्टर कराया और पुलिस करतूत की शिकायत एसपी से की गई है। मामले में एसपी अपने मातहत के करतूत के मामले में मीडिया से कुछ भी कहने से बचते नजर आए। चलिए, मैं 8 तारीख को मैं ड्यूटी के समय जा रहा था तो मेरे सामने जो शिष्यपाल लोग हैं उनके बच्चे, उनकी लड़की ने मेरे बच्चे को गिट्टी मारी। तो मैंने उन्हें समझाने के लिए घर में आवाज़ दी। मैंने उनका नीचे आओ, मैं नीचे गया। उन्होंने जो बात मेरी सुनी नहीं, एकदम उनके लड़के को डंडे वंडे लेके आके मुझे धक्का दिया। मैं गिरा और डंडे से तरह हाथों में पीठों में समय प्रहार कर दिया। उसका फिर मैंने 102 पे पुलिस वाले को सूचना दी। खुद ही उठ के पुलिस वाले आए, उन्होंने आपका हाथ टूटा हुआ है, वो हमें लेकर थाने में 3 बजे तक बैठा रखा। मैंने कहा इलाज भी करवाना है, बोला नहीं, उसका मेरा चालान काट दिया उन्होंने खुद। फिर मैंने यहाँ CO सिटी में आके अपनी जमानत करवाई। अगले दिन मैंने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद भी जब मुकदमा हुआ दर्ज हो गया, सब ताहिर हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अपने छत के ऊपर कहीं बैठता हूँ तो उनका लड़का, उनके जो पिताजी हैं, सब लोग बाहर छत के ऊपर खड़े होकर धमकी देते हैं कि हम मारेंगे, काट देंगे, चाकू से भी दिखाते हैं। तो हमारा छोटा बच्चा है, उसे भी हम मारेंगे बाहर निकल के। तो इस पर्पज से मैं यहाँ कप्तान साहब से मिलने आया था अपनी सेफ्टी के लिए कि हमें चाहिए सेफ्टी। तो वहीं अलीगढ़ के इगलास थाने के अंदर बनी पुरानी बिल्डिंग में अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हो गया, जिसके बाद आग लगी। धमाके की इस घटना के बाद थाने के अंदर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि थाने की इस पुरानी बिल्डिंग में पुराना मालखाना बना हुआ था, जिसमें दिवाली पर जब्त की गई आतिशबाजी और भारी मात्रा में खुला बारूद रखा था। गनीमत रही कि विस्फोटक हादसे में बड़ी हानि या कोई हताहत नहीं हुआ। मालखाना था कोतवाली का, इसमें कुछ बिल्डिंग टूट रही है तो उसको सामान वामान एडजस्ट कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे। उसी में एक धमाका हुआ बहुत तेज़ी से और धमाके के साथ आग लग गई, धुआं निकल गया। जो नीम का पेड़ था उसमें भी एकदम अनार की तरह फूट गया। मैं छत पे था, तैसे ही मैंने देखा, तुरंत अपना जवानों को लेकर के गाड़ी लेकर मैंने कहा तुरंत पहुँचिए और तुरंत हम लोग मौके पर आए। आकर के हमने आग बुझाना शुरू। उस समय भी उसमें पटाखे, बम जो थे में आवाज़ के साथ फट रहे थे, लेकिन साहस का परिचय देते हुए हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से काबू किया, बुझाया। ये माल। अब खबर बागपत जिले से है, जहां पर कोतवाली ईदगाह मोहल्ले की यह खबर है। घर में घुसकर एक युवती के साथ घर में घुसकर रेप किया गया।
जिसका आरोप है पड़ोसी युवक पर। आपको बता दें, इसकी शिकायत पीड़िता ने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों मामला छेड़छाड़ के बताए जा रहे हैं। कोतवाली बागपत में कल रात में एक पीड़िता के द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसके साथ में शीलभंग किया गया है, शीलभंग का आरोप लगाया है। उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और ज्ञात हुआ है जो लड़के हैं वो उसके जस्ट बगल के एक ही मोहल्ले के, पीड़िता के मोहल्ले के ही और पीड़िता के घर के बगल के ही मकान के रहने वाले हैं। और जो इंस्पेक्टर कोतवाली बागपत को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र ही विवेचना में। तो वहीं कोरोना काल में भी अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी की जनता से संवाद बनाए रखने के लिए ई चौपाल का कार्यक्रम कर रही हैं। ई चौपाल के माध्यम से अमेठी संसदीय क्षेत्र की रहने वाली हैंडबॉल खिलाड़ी अंजलि गुप्ता ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से पैसे की कमी की वजह से खेल में आने वाली अड़चनों के बारे में बताया था, जिसका संज्ञान लेते हुए स्मृति ईरानी ने खिलाड़ी अंजलि गुप्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए अमेठी के उद्योगपति और समाजसेवी राजेश मसाला की ओर से 1 लाख रुपए का चेक देकर मदद करवाई है। मैं अंजनी गुप्ता राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हूँ। मैं रहने वाली सुल्तानपुर की हूँ और मेरी शादी अमेठी ज़िले के नंदमहार गांव में हुई है। मैं अभी तक जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय में प्रतिभाग कर अपने गांव देश का नाम रोशन की हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे अमेरिका में होने जा रहा इको चैलेंज में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें मेरे परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण मैं अपने परिवार से मदद नहीं ले सकती हूँ। मैंने यह सब रानी स्मृति ईरानी मैम से। एक क्षेत्र की बहू की खेल प्रोत्साहन के लिए मदद की जा रही है। हमें इस बात की खुशी है कि एक नारी जो ब्याहता भी है, एक बच्चे की माँ भी है और नेशनल खेल के इंटरनेशनल खेलने की तैयारी में है। दीदी स्मृति ईरानी ने मुझसे मदद करने के लिए कहा। मैं अपनी यथाशक्ति 1 लाख रुपए की मदद दे रहा हूँ।